चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यार ये बताओ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा तो नहीं है? मेरे फ्लैट के जस्ट बगल में ना मेन रोड है और अभी मैंने विंडो ओपन कर रखी है अपने फ्लैट की, तो कोई बहुत ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा है ना बेटा? जस्ट वेट। अभी ठीक है। अभी आपको परेशान नहीं करेगा नॉइज, मैंने उसको क्लोज ही कर दिया। फालतू फालतू परेशान कर रहा था। ओके आ रही है, अभी नहीं आएगी, ठीक है? अब अभी नहीं आएगी, डोंट वरी। हाँ यार बेटा, थोड़ा सा जो नेटवर्क है ना, थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो अभी परेशान कर रहा है यहाँ पे बारिश के कारण। बट स्टिल स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? अभी लास्ट लेक्चर में अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था बट बाद में स्टेबल हो गया था, तो होप स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। रुको एक बार तुम लोगों का अटेंडेंस जरा ले लिया जाए, अटेंडेंस जरा सेंड कर दिया जाए तुम लोगों का, तो सही रहेगा। वेट, हाँ, अटेंडेंस लेने के बाद फिर मैं वापस मिलता हूँ तुम लोगों से। चलो, तो ये बताओ, लास्ट के लेक्चर में अपन ने जो भी पढ़ा था, लास्ट के लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे थे? आई थिंक कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कल का जो लेक्चर है वो आपका फ्राइडे का मिस हुआ है और ये बेटा अपन संडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? संडे को दिन में आप लोग खाली हो क्या? दिन में आप लोग कितने बजे तक खाली हो, फ्री हो, ये थोड़ा सा बताओ ना। मतलब 8 to 9 ही रखा जाए या इसके पहले अगर दोपहर में आप लोग फ्री हो तो फिर दोपहर में रख ले क्या? दोपहर में मेरा जो लेक्चर होता है वो होता है अप्रॉक्स 4 to 5:60, कल संडे, हाँ 4 to 5:60 कल मेरा लेक्चर होता है, 5:50 सॉरी, 4 to 5:50 के आसपास का कल मेरा लेक्चर रहता है। उसके बाद फिर मैं, नहीं, 6:40 तक चलो मैं टोटल बिजी हूँ। 6:40 के बाद तो फिर मैं फिर टोटल फ्री हूँ, तो आप लोग आफ्टर में आप लोग कल फ्री हैं? कल फिजिक्स की भी क्लास होगी। ओके अच्छा, एट एट तो फिर तो 8 to 9 ही रखते हैं, टेस्ट भी है आपका, हाँ तो फिर वही ठीक है, फिर 8 to 9 मिलते हैं, क्योंकि जब आप फ्री हैं तब हम फ्री नहीं है और जब हम फ्री हैं तब आप फ्री नहीं हो, देन दोनों टाइम लोग फ्री हैं 8 to 9। इसी टाइम पे बेटा कल अपन जो फ्राइडे वाली क्लास मिस हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे। वेल, तो अभी फिलहाल आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों को और जगा दो जिनको आना हो, वरना अटेंडेंस जाएगी तो डांट खाने वाले हैं ये बच्चे जो अभी तक नहीं आए हुए हैं। अटेंडेंस जाएगी तो पक्के से डांट खाएंगे ये लोग। वेल, देखते हैं क्या होता है इनके साथ। लास्ट लेक्चर में अपन ने कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी थी। ऑनेस्टली बताना, कितने सारे बच्चों को समझ में आई और कितने सारे बच्चों ने उसको एनसीईआरटी से रिवाइज भी किया था और उसके बाद कितनी समझ में आई? थोड़ा सा जरा मुझे एक रिवीजन दे दो। उसको अभी अपन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या, उसका एक एक पूरा अपन रफ रिवीजन करेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का, कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्या इसमें चीजें बताई गई हैं, क्या चीजें इसमें बेटा समझाई गई हैं। आपको काफी कुछ उससे हेल्प मिल जाएगी। एंड देन लेट्स सी फिर बाकी की क्या चीजें होती हैं, ठीक है? ओके, हमने जो जो बताया वो सबको समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। मॉर्निंग में नहीं हो सकती क्या? अरे बच्ची, मॉर्निंग में ना बेटा, मॉर्निंग में ना हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है। ओके, थोड़ी थोड़ी सी ना समझी थी, चलो ठीक है। अभी उसको ना पूरा पूरा कन्वर्ट करते हैं। देखो, एक्चुअली जो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये बेटा रिलेटेड है एटीपी सिंथेसिस से, ठीक है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस related with related with एटीपी सिंथेसिस, है ना? मतलब कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, ऐसा कुछ इसमें बेटा बताया गया है, ठीक है? किसने दिया था ये अब आप जानते हैं कि पीटर भाई साहब ने, पीटर मिचेल जिसको अपन बेटा बोलते हैं, पीटर मिचेल भाई साहब ने इसको बेटा दिया हुआ था। तो एक्चुअली में अब देखो, एटीपी की सिंथेसिस मतलब क्या, ठीक है? जब हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस, तो एटीपी सिंथेसिस इक्वल टू फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं उसको अपन बेटा? फॉस्फोराइलेशन बेटा बोलते हैं, ठीक है?
है ना। तो पीटर मिशेल भाई साहब ये कह रहे थे, पीटर मिशेल भाई साहब का देखो अब स्टेटमेंट बताते हैं, वो ये कह रहे थे कि जो फास्फोराइलेशन है वो टोटल 3 तरह से हो सकता है। सो फास्फोराइलेशन कुड बी ऑफ 3 टाइप। द फर्स्ट वन विल कॉल्ड डायरेक्ट, सेकंड वन विल कॉल्ड फोटो एंड थर्ड वन विल कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। ठीक है, बोले तो डायरेक्ट फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो 3 तरह से मेथड में इन्होंने बेटा बताया। डायरेक्ट वाले में ये कह रहे थे कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो होता है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो साथ में एटीपी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इट मींस दैट अगर हम इसको सिंपल से शब्दों में अगर हम इसको बेटा लिखना चाहें तो इन केस ऑफ डायरेक्ट फास्फोराइलेशन एटीपी produced during conversion of substrate into product directly। ये डायरेक्टली वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना, मतलब जब सबस्ट्रेट किसी भी रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस ड्यूरेशन पे डायरेक्टली क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस हो जा रही थी। और इसका एग्जांपल बेटा अपन ने क्या लिया हुआ था, पीईपी फॉस्फो एनॉल पायरुवेट। जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो एडीपी था उससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि इसका वाला था मिला था और इसने क्या बना दिया था, एटीपी बेटा बना दिया था। ये अपन ने वहां पे देखा था और इसको हमने कहा था कि ये बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है और ये 2020 का ये क्वेश्चन था नीट का। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि अब हमने ये कहा कि जो पीटर मिशेल भाई साहब ये कहते हैं कि ये जो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैं जो प्रपोज कर रहा हूं, मैं जो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहा हूं, ऐसा पीटर भाई साहब कहते हैं, वो एक्चुअली में वो बेटा एक्चुअली में फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को यूटिलाइज करती है। मतलब कि वो डायरेक्ट कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में या कि डायरेक्ट फास्फोराइलेशन में अप्लाइड नहीं होती है, ये सिर्फ अप्लाइड होती है फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। ठीक है, अब वो ये कह रहे थे कि ये इस प्रोसेस में चाहे जो भी होता हो, जैसा भी काम होता हो, बट स्टिल अपने को ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि इस तरह के फास्फोराइलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह के फास्फोराइलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब अपन ने इसकी रिक्वायरमेंट देखी थी तब अपने को बेटा क्या पता चला था, ताकि इसके रिक्वायरमेंट में अपने को क्या मिल रहा था नंबर फर्स्ट प्रोटॉन एंड ग्रेडियंट, कि थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन में और थाइलाक्वाइड के बाहर, मतलब कि थाइलाक्वाइड जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर और थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटॉन आयन का या H+ आयन का ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए। ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। दूसरा बेटा यहाँ पे अपन ने और क्या कहा था, सोचो और क्या रिक्वायरमेंट थी, जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन हो वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन होना चाहिए। इसका मतलब कि उस मेम्ब्रेन से H+ आयन का लीकेज नहीं होना चाहिए। सो इंटैक्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड बेटा हमने कहा H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए एक प्रोटॉन पंप वहां पे होना चाहिए और जो कि एक्टिव स्टेट में हो। सो प्रोटॉन पंप। और नंबर 4 वहां पे बेटा H+ आयन को जिस पर्टिकुलर रास्ते से होके गुजरना है या जिस चैनल से होके गुजरना है उस चैनल को भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो F0 F1 चैनल। ये 4 क्या थी बेटा इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या थी इसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये इसकी 4 बेटा क्या थी रिक्वायरमेंट थी। ये भी वहां पे अपन ने क्या किया था देख लिया था। अब देखो इंटैक्ट मेम्ब्रेन अपने को समझ में आता है। इंटैक्ट मेम्ब्रेन इट मींस दैट द मेम्ब्रेन दैट नॉट अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटॉन आयन।
ठीक है, या ये कहो कि द मेम्ब्रेन दैट नॉट अलाउड द इफ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, वहां पे जो प्रोटॉन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बोले तो ल्यूमेन में, वहां से जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन से जो प्रोटॉन है वो लीक नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटैक्टनेस। और ये इंटैक्टनेस बेटा कैसे होगी या कब होगी ये आपको और पता चलेगा जब जब हम ये इंटैक्ट को आपको बताएंगे डार्क रिएक्शन में C3 और C4 की बेटा जब हम बातें करेंगे ना, वहां पे एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट कहते हैं हम, जब हम किसी मेम्ब्रेन को इंटैक्ट कहते हैं या इंटैक्ट लेवल की होती है, तब उसकी क्या पेक्युलरिटीज हो जाती है वो वहां मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप ये समझिए कि ये एक तरीके से H+ आयन को बाहर जाने से रोकेगी, बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, गुड। थर्ड क्या आता है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप अपने को सिंपल से समझ में आता है कि यार ठीक है, प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने वाला पंप होगा। तो ये अपन ने जाना था कि PS2 में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता था, जिसके कारण से नए नए प्रोटॉन आयन अपने को रिलीज होकर के मिल जाते थे। तो प्रोटॉन आयन का फॉर्मेशन वो होगा PS2 के थ्रू, जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, और ये तो नॉर्मल सी प्रोसेस है, वो हो ही रही है। चौथा क्या है, F0 F1 चैनल, जो कि एक्चुअली में कहां प्रेजेंट है, याद करो बेटा, ये कहां प्रेजेंट है, ये कहां प्रेजेंट है, उसी मेम्ब्रेन में, जो हमारी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहीं पे बेटा ये प्रेजेंट है, उसकी मेम्ब्रेन में ही ये F0 F1 चैनल प्रेजेंट है। ये क्या काम करेगा, ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां से कि मटेरियल या H+ आयन जब पास हो रहा होगा तो वहां से क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस चैनल को जरा देखें तो हमने ये बताया था कि इस तरीके से ये F0 वाला पार्टीशन होता है, और कुछ इस तरीके से क्या होता है, F1 वाला पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे H+ आयन जब इससे फ्लो होकर के निकल रहे होते हैं तो ये वाला पार्ट ट्विस्ट हो जाता है, और यहाँ पे ATPase एंजाइम प्रेजेंट है, वो क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब अपने को जो नहीं समझ आया था या अपने को जो समझ में आना चाहिए वो बेटा ये है कि आखिरकार प्रोटॉन आयन का ग्रेडियंट कैसा मिल रहा है। ओके बेटा नफीसा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे प्रोटॉन आयन का ग्रेडियंट मेंटेन कैसा हो। इंटैक्ट मेम्ब्रेन समझ में आती है, प्रोटॉन पंप समझ में आता है, F0 F1 चैनल समझ में आता है, बट ये ग्रेडियंट कैसे मेंटेन हो। ठीक है, तो प्रोटॉन आयन के ग्रेडियंट को मेंटेन करने के देखो 2 या 3 तरीके हैं। देखो तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो अपने पास टास्क क्या है, एनसीईआरटी भी कहती है, और ये पीटर भाई साहब ने भी यही कहा कि इंटैक्टनेस अपने बनाए रखें, प्रोटॉन पंप बनाए रखें, F चैनल प्रेजेंट हो। ठीक है, बट ग्रेडियंट कैसे बनाए रखें, देखो उसके लिए क्या स्टोरी हो सकती है। देखो उसके लिए बेटा कैसे स्टोरी होगी, तो अब इमेजिन करो ये हमारी क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या है, ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमने यहाँ पे बेटा ये क्या बना रखा है, क्लोरोप्लास्ट वाला मेम्ब्रेन। ठीक है, हम इसको क्या लिख रहे हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला मेम्ब्रेन हो जाएगा। यहाँ पे ये बेटा ये जो लिक्विड ये जो भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम क्या है, स्ट्रोमा। हमने थाइलाकॉइड को अकेला इकलौता यहाँ पे बनाया है केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये है बेटा यहाँ पे अपना स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पे ये अपना बेटा थाइलाकॉइड है, और इस थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट है, इस थाइलाकॉइड में 2 PS प्रेजेंट है ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे PS2 और PS1 बेटा प्रेजेंट है। तो हम चलिए इसको बेटा हम कह दे रहे हैं क्या, PS2, और इसको बेटा हम क्या कह रहे हैं, PS1। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर, ये तो अब नॉर्मल हो गया है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन आयन कैसे मेंटेन होते, बस आपको ये समझना है कि कैसे। अच्छा देखो, जब हम कहते हैं ग्रेडियंट का मतलब कि स्ट्रोमा में भी प्रोटॉन आयन प्रेजेंट होंगे, और ये प्रोटॉन आयन चाहे जितने भी हों, नंबर इज नॉट मैंडेटरी। नंबर कितने हैं इससे अभी अपने को ध्यान में नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोटॉन आयन है, और बेटा ऐसे ही प्रोटॉन आयन तो यहाँ पे भी बेटा प्रेजेंट है। ठीक है, बस शुरुआती कंडीशन में, अच्छा देखो प्रोटॉन पंप कहाँ चलता है, प्रोटॉन पंप यहाँ रन होता है ल्यूमेन के अंदर, मतलब प्रोटॉन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। क्यों यहाँ पे प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है,
एटीपी का फॉर्मेशन तो बेटा यहीं पे होगा, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो तो यहाँ की होगी ना। रिक्वायरमेंट तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की होगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ का जो प्रोटॉन है वो थाइलाकॉइड ल्यूमेन के, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटॉन है उनसे क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफर होना चाहिए। पहला, जिसको हमने क्या कहा था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन हो। दूसरा हमने क्या कहा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वाले जोन में बेटा प्रोटॉन पंप भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा PS2 से, तो वो रेडी हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा नया बेटा, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ये जो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन है ये H+ आयन को लीक नहीं होने देनी चाहिए। और चौथा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरीके का हम यहाँ पे चलो बना दे रहे हैं, चैनल बेटा प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये बेटा, ये हमने बेटा बना दिया चैनल। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि आखिरकार ये H+ आयन का ग्रेडियंट कैसे मेंटेन रहे। दो तरीके होंगे, या तो यहाँ पे H+ आयन को बढ़ा दिया जाए, या तो यहाँ पे H+ आयन का नंबर बढ़ाया जाए, या फिर यहाँ पे H+ आयन का नंबर घटाया जाए। ध्यान देना, हमको इन दोनों जगह डिफरेंस पैदा करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रफ तरीके से आपको चलिए बताते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर अभी स्ट्रोमा वाले की जगह लगभग मान के चलो कि 150 हाइड्रोजन है या 150 प्रोटॉन है, नंबर इज नॉट मैंडेटरी, नंबर जरूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं कैसे डिफर मेंटेन होता है। मान लो यहाँ पे 150 है और मान लेते हैं यहाँ पे बेटा अभी 100 ही है, ऐसा चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब अभी तो डिफरेंस रेडी है, अभी तो देखो ग्रेडियंट रेडी है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ग्रेडियंट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब क्या हो, अब दो काम हो, ग्रेडियंट और ये कैसे बढ़िया बकायदा मेंटेन रहेगा। पहला क्या, यहाँ पे तो प्रोडक्शन चलता रहेगा। सोचो अब अगर यहाँ से कंटिन्यूअली प्रोडक्शन चलता रहेगा और ये H+ आयन F0 F0 से बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये दोनों के मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन के बाहर H+ आयन बराबर हो जाएंगे, ग्रेडियंट मेंटेन नहीं रहेगा, पहले रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मेंटेन होना जरूरी है। अब क्या हुआ, तो H+ आयन यहां से जो प्रेजेंट, दूसरा का हमने क्या कहा था, मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो, ये H+ आयन मेम्ब्रेन से दाएं बाएं से लीक नहीं होनी चाहिए, जहां पे F0 F1 चैनल है वहीं से लीकेज होना चाहिए, वहीं से बाहर जाने चाहिए। तो अभी इसकी मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है, ये बाकी किसी जोन से इन H+ आयन को न तो अंदर जाने देगी, ना अपने आप, ना ही अपने आप ये H+ आयन अंदर आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रोमा वाले H+ आयन अपने आप अंदर नहीं आएंगे, ये वाले अपने आप बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन की हेल्प से। थर्ड हमने क्या कहा, प्रोटॉन पंप, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, प्रोटॉन पंप रेडी है, H+ आयन बनेंगे। तो अब ये H+ आयन क्या होगा, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा, समझो ये H+ आयन जब क्या हो रहा होगा, यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा होगा F0 से होते हुए, जैसे ही F1 से क्रॉस करके और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्विस्ट हो जाएगा, एटीपीएस एंजाइम है, एक्टिवेट होगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक। ये प्रोसेस आपको पता चल गई। हमें क्या बताना था, ग्रेडियंट कैसे मेंटेन रहे। देखो तीन तरीके, पहला तरीका क्या है, यहाँ पे H+ आयन है, यहाँ पे भी H+ आयन है। पहला तरीका ग्रेडियंट मेंटेन करने का, यहाँ का प्रोटॉन पंप एक्टिवेट रहे, मतलब यहाँ पे वाटर का कॉन्टिन्यूअसली ब्रेकडाउन होता रहे, पहला। दूसरा, याद करो हमने आपको बेटा बताया था कि यहां से लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से कुछ मूव करते थे। हमने आपको बेटा बताया था PS2 से PS1 पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। और जहां पे हमने बेटा आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या होता है यहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और यहाँ पे क्या हुआ करता था, सोचो यहाँ पे क्या होता था, प्लास्टोक्विनोन होता था। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे बेटा हुआ करता था PQ, और PQ से कहा दिया करता था ये बेटा CYT B6F पे, CYT B6F। जिन लोगों को लाइट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि जिस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिस टाइम पे ये बेटा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं और प्लास्टोक्विनोन से CYT-F में जाते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ स्टोरी हो जाती है। एक्चुअली प्लास्टोक्विनोन वहां पे हाईली एक्टिवेट होता है। प्लास्टोक्विनोन जैसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एनर्जी रिसीव करता है, ये हाईली एक्साइटेड मोड में होता है और ये अपनी एनर्जी डायरेक्टली क्या करता है, CYT B6F को ट्रांसफर नहीं करता। ये क्या करता है, ये प्लास्टोक्विनोन थोड़ा सा शैतान है और इसको ये बाहर के जो H+ आयन है ना, ये इसको क्या करते हैं, लुभाते हैं।
क्या करते हैं, इसको ये लुभाते हैं। तो जैसे ही इसको ताकत मिलती है तो ये क्या करेगा, इधर के H+ आयन को खींचता है और खींच करके क्या करता है, अंदर डाल देता है। हमने क्या कहा कि जैसे ही हमारा प्लास्टोक्विनोन एक्साइटेड मोड में आता है तो ये एक्साइटेड मोड में आने के बाद क्या करेगा, एक प्रोटॉन आयन को पकड़ेगा और पकड़ के क्या करेगा, नीचे डाल देगा। ठीक है, जब ये प्रोटॉन आयन को इधर नीचे की तरफ या ल्यूमेन में भेज रहा होता है, उसी टाइम पे अब इतना काम करने में एनर्जी कुछ तो खर्चा हो गई ना, बाकी की एनर्जी को ये क्या करता है, CYT B6F को भेज देता है। इसीलिए हमारी NCERT प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एजेंट नहीं कहती, बल्कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर एजेंट कहती है। क्या कहती है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर एजेंट कहती है, इसके बजाय कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एजेंट कहे। क्यों, क्योंकि जब प्लास्टोक्विनोन को एनर्जी मिली थी तो उसने डायरेक्टली अपनी एनर्जी CYT B6F को ट्रांसफर नहीं करी, उसने स्ट्रोमा से H+ आयन को चुरा करके ल्यूमेन में क्या कर दिया, फेंक दिया। दो एक्टिविटी हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली H का प्रोडक्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के कारण, पहला काम तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप मेंटेन है, प्लस तो यहाँ पे प्रोटॉन ऑलरेडी ज्यादा बन रहे हैं, प्लस यहाँ के प्रोटॉन को इसने क्या किया, खींच करके अंदर की तरफ फेंक रही है। तो अल्टीमेटली स्ट्रोमा के प्रोटॉन क्या हो रहे होंगे बेटा, घट रहे होंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 140 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है 110 में कन्वर्ट हो जाए, और यहां से ये ऐसा हो सकता है कि ये 100 से 120 में कन्वर्ट हो गए हो, क्योंकि बाहर का प्रोटॉन, स्ट्रोमा का प्रोटॉन ल्यूमेन में आ रहा है और ल्यूमेन में तो प्रोटॉन प्रोड्यूस कराया ही जा रहा है। दो तरीके हो गए। तीसरा बेटा इसका तरीका होता है, तीसरा तरीका अब समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रोमा में NADH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, NADH प्रेजेंट है, और ये H+ आयन उस NADH से मिलकर के NADH2 बना देते हैं। NADH2 बेटा ये बना देते हैं। जब हम प्लांट के केसेस में बात कर रहे हैं तो उसको आप NADPH2 कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में उसको आप बेटा NADH कहेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे NADP प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, और ये H+ आयन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, उसके साथ जुड़ करके और क्या बना देते हैं, NADPH2 बेटा बना देते हैं। तो यहाँ से भी H+ आयन और ज्यादा क्या हो गए, खर्च हो गए। तो जब यहाँ के H+ आयन बेटा खर्चे हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ के H+ आयन का जो अगर अपन नंबर देखें वो यहाँ के H+ आयन के नंबर से घट गया। तो ये कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 90 में हो जाएंगे और ये शायद 150 में हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट अपनी मेंटेन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पूरी की पूरी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। इट इज गिवन बाय पीटर मिशेल। What are the requirements of the chemiosmotic hypothesis? Proton gradient maintenance, proton pump, active proton pump, F0, F1 channel, and membrane intactness. चार requirement. Third बेटा आपको यह ध्यान रखना है, how proton gradient could be maintained. So by the active proton pump, or you can say by the production of protons during the photolysis of water. Number first. ठीक है, सेकंड आप बेटा बताएंगे कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PQ टू साइटोक्रोम B6F, PQ absorb or the catch the proton ions or the proton or the H+ ion present in stroma and through back them and put them or release them on the lumen of thylakoid. वहां से भी कम हो गए। थर्ड बेटा आप बताएंगे कि in stroma NADP is already present and which get mixed with the or react with the proton ion and form the NADPH2. ठीक है, ये तीन कंडीशन है जिस कारण से ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, मेंटेन रहता है। और यही चीजें बस बेटा आज आपको जाननी थी। समझ में आई बात आपको? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो इसके पहले तक का अपन ने पूरा बता दिया था, बस यही नहीं बताया था कि हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये चीज बेटा, यही चीज ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी चलेगी, बस अंतर यहाँ उतना रहेगा, यहाँ पे NADPH2 अपन ने बनाया है, वहां पे अपन NADH बेटा अपन बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो काम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ हो रहा है, वहां पे वही काम जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे होता है। जहां पे यहाँ पे ये वाला जो F0, ये जो F0 है और जो ये F1 हेड है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में बेटा प्रेजेंट होता है। ठीक, होप आपको यहां तक की बेटा बातें क्लियर आ गई होंगी, ऐसा हम बेटा मानते हैं।
हाँ बेटा प्रेरणा, ठीक है, प्रोटॉन ये सिर्फ एक यही एजेंट है जो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ खींच पाता है। एक्चुअली इसीलिए इसको अपन बेटा एज अ हाइड्रोजन कैरियर काउंट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन कैरियर एजेंट काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए ये बेटा अभी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लिख लीजिएगा हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप चाहे तो आप बेटा डाल सकते हैं, हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, तो अब इसके लिए तीन कंडीशन थी। तीन कंडीशन क्या क्या थी, जरा अगर आपने अभी अभी इसको सुना हुआ हो तो जरा मुझे लिख के बताओ, ठीक है। आपको फिलहाल दो चीजें यहाँ पे बेटा लिख के बतानी है, रिक्वायरमेंट ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड द हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। मैसेज में टाइप करके भेजो, ठीक है, मैसेज में टाइप करके भेजो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और सेकंड हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी अभी आपने इनको सुना है, मैसेज में तब तक टाइप करके भेजो, तब तक हम बेटा इसको लिखते चले जाते हैं। क्लियर? ओके, हाउ टू मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट, नंबर फर्स्ट, बाय photolysis of water molecule, number second, PQ absorb H plus ion from stroma and transfer it to lumen of thylakoid, ठीक है। और नंबर थर्ड में बेटा आप लिख सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ NADPS2, ठीक है, NADP present in stroma which attached with H plus ion of stroma, ठीक है। ये बेटा तीन मेथड हैं जिनके थ्रू ये स्टोरी हो सकती है। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, अरे यार ये दो मैसेज ये थे और हम बेटा समझ रहे थे कि इन मैसेज में आंसर आ गए। रुक बढ़िया, बस दो मिनट रुक, ये रहा बेटा फर्स्ट साइड, ठीक है, कर लो इसको। केमी ऑस्मोटिक समझ में आ गया ना, तो पता है 8 नंबर आपके रेडी हो गए। केमी ऑस्मोटिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसने दिया था, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करें, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अभी इसको अलग से डायग्राम में बनाने का जरूरत तो नहीं है ना, आई थिंक अब तो ये आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सेकंड वाली में NADPS2 चलो बनाने का देख दे, ये वाला जब हो जाएगा ना तो बेटे फिर बता देना, ठीक है। ओके, वन न्यू मैसेज इज देयर ना, अरे यार, यस, ठीक है, चलो, है ना। तो यहाँ पे अपन ने दो चीजें तो बेटा दिखा दी, H प्लस आयन यहाँ आया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ना एक फ्रेश के जैसा बना देते हैं, ज्यादा उसमें खोज पोछ नहीं करेंगे, और फिर आपको बता देते हैं कि कैसे मेंटेन होगा, ठीक है। ये अपना ल्यूमेन वाला हो गया, जिसके पास H प्लस आयन ढेर सारे हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। तो बेटा जल्दी जल्दी काम करना। ये क्या है अपना PS2, ये क्या है अपना PS1, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ से, तो पहला तो काम क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो H प्लस यहाँ से भी बेटा बन गया ऑक्सीजन, और ये ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगी, वो कैसे, ये सब आप जानते हो। और यहाँ पे बेटा क्या प्रेजेंट है, PQ क्या करेगा, स्ट्रोमा में जो H प्लस आयन जो जो प्रेजेंट है उनको कैच करके क्या करेगा, यहाँ पे बेटा फेंकेगा, तो H प्लस आयन यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे NADP प्रेजेंट है और ये इसके साथ मिल जाएगा, और क्या, सॉरी,